माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है, जिसको हमने उसका बेसिक अपने पढ़ लिया। बेसिक में अपन ने पढ़ा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसका एपरेटस क्या होता है और उसमें कौन कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो मैंने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग दो प्रकार के होते हैं, इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। फिर इन द प्लेन में दो प्रकार के होते हैं, सिजरिंग और रॉकिंग। और आउट ऑफ द प्लेन में दो प्रकार के होते हैं, वैगिंग और ट्विस्टिंग। उसके साथ ही एक बहुत विशेष प्रकार का वाइब्रेशन और होता है, उसको ब्रीदिंग वाइब्रेशन कहते हैं। ब्रीदिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें सारे के सारे बॉन्ड एक बार सिकुड़ते हैं और एक बार स्ट्रेच होते हैं, एक बार कंप्रेस होते हैं, एक बार स्ट्रेच होते हैं, सभी बॉन्ड्स। इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स की में, वो होता है ब्रीदिंग वाइब्रेशन। यानी कि जैसे अपने फेफड़े एक बार फूलते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं, एक बार फूलते हैं, एक बार सिकुड़ते हैं। इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होता है वो ब्रीदिंग वाइब्रेशन कहलाता है और ये साइक्लिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। अब दो इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जो होती है वो बेंडिंग से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना। देखिए, आप किसी एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसको खींच के तोड़िए, तो खींच के तोड़ने में आपको ज़्यादा जोर आएगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, यानी ज़्यादा वेव नंबर की आवश्यकता होगी। और किसी लकड़ी को आप मोड़ के तोड़िए, बैंड करके तोड़िए, वो इजीली टूट जाएगी या रेस्पेक्टिवली कम जोर से टूटेगी, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि बेंडिंग जो होती है उसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, कम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, कम वेव नंबर की आवश्यकता होती है, जबकि स्ट्रेचिंग में जो होता है वह ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रकार का होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका एग्जांपल आप देखिए, कोई जिम अगर आपने कभी किया हो या जिम में कभी आप गए हो, या फिर आप घर पे भी अनुभव कर सकते हो कि कोई खींच सकने वाली स्प्रिंग आपके पास हो, तो एक हाथ को कांस्टेंट रख के दूसरे से खींचिए तो हाथ सीधा करने में जो है वो ज़्यादा जोर आएगा, बजाय कि दोनों को, अगर दोनों हाथों को आप सीधा करेंगे तो दोनों हाथों को सीधा करने पर क्या होता है, इजीली वो स्ट्रेच हो जाएगी। एक हाथ को कांस्टेंट रख के दूसरे को करोगे तो दूसरा हाथ कांस्टेंट तो रह नहीं पाएगा, वो भी मोशन करने लगेगा। तो जो है वो बहुत ज़्यादा जोर की आवश्यकता होगी, क्योंकि कांस्टेंट रखने में, एक हाथ को कांस्टेंट रखने में और दूसरे को स्ट्रेच करने में डबल जोर की आवश्यकता होगी। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वह रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये आप अनुभव करके देख सकते हो, ये आप घर पे देख सकते हो। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल बैंड्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कि क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर बात करें तो अपन यहाँ पर अपने को बात करनी है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहली बात तो है कि कोई भी जो स्पीसीज होती है उसका टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3n होता है। यानी कि 3 एक्सेस और जितने एटम्स होते हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स वाई जेड, तीन जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें, और नंबर ऑफ एटम्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल जो आपके पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी स्पीसीज इज इक्वल टू 3n। अब 3n में यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं। जैसे अपन बात करें N2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। CO2 में अगर अपन बात करें n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ग्लूकोज में बात करें C6H12O6 में, तो इसमें 24 जो है वो n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो गई, इनमें जो है
टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा 3 होती हैं। इसको हमेशा मान लीजिए, भले ही मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, उसका जो टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हमेशा 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो होता है वह लीनियर में 2 होता है और नॉन लीनियर में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3 होता है। सो अपन ये कह सकते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अतः अगर अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो अपन कैसे निकाल सकते हैं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। या यूँ कहिए कि अगर अपने को टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो अपन निकालेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल देंगे। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमारे पास लीनियर के लिए जो फॉर्मूला आएगा 3n-5 आएगा, क्योंकि 3n-5 में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 है ही सबके लिए, लीनियर के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, तो 3 + 2 = 5 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3n। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे लिए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 3n-5। इसी प्रकार नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से अपन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हमेशा 3 होता है और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान नॉन लीनियर के लिए 3 होता है। तो 3 और 3 6, इसका मतलब हमारे पास ये टोटल वैल्यू 3 होगी और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 3n है। तो 3n-6 हमारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये क्या बात है, इन द केस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट one of the vibrational degree of freedom is converted into the translational degree of freedom। जब ट्रांजिशन स्टेट होती है किसी भी मॉलिक्यूल की तो एक जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3n-6-1। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास आ जाएगा वो 3n-6-1 यानी कि 3n-7। ये बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि हमारे पास अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट हो, जैसे हमने मेथेन और ब्रोमीन की रिएक्शन कराई, ट्रांजिशन स्टेट आ गया, या हमने कोई और किसी भी रिएक्शन में हमारे पास कोई ट्रांजिशन स्टेट आ गई और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली, तो हम क्या करेंगे कि 3 होगा, उसको टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 7 को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान आ जाएगा। अब देखिए, अपन एग्जांपल देखते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इन फॉलोइंग केसेस। N2O में 4 है, N2O में कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए, 2 N के और 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। और N2 जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो 9 में से अगर अपन 5 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी प्रकार से CS2 की बात करते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है वो है CS2। CS2 जैसा CO2 लीनियर मॉलिक्यूल होता है वैसा ही CS2 लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो 3 है, तो 3 × 3 9 - 5, तो कितने हो जाएंगे, 9 - 5 जो है वो 4 हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
4। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो NO2 का है। ये N2O नहीं है, NO2 है। NO2 जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, आप जानते हो। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो हम इसमें नंबर ऑफ एटम तो 3 ही है, पर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 में से हमारे पास नॉन लीनियर के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n-6। तो 9 में से अगर 6 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो हमारे पास जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर NO2 हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं H2O की। H2O भी आप जानते हो कैसा होता है, V शेप का होता है, ठीक है। तो V शेप का होने के कारण से इसका मतलब लीनियर नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा 3n-6। तो 3 × 3 9 -6, तो ये जाएगा 9 - 6 = 3। अब देखिए NH3 जो होता है वो पिरामिडल शेप का होता है, यानी कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। इसमें जो एटम है वो 4 है, तो 3 × 4 कितने हो गए 12। अब 12 में से अगर आप नॉन लीनियर का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे 3n-6, तो 3 × 4 12 -6 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए अपन ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। नेक्स्ट I2 और H2 का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या लगेगा। I2 और H2 की रिएक्शन कराते हैं और उसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। वैसे ही आप जानते हो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कभी जो है वो लीनियर नहीं होती। तो सामान्यतः इसका फॉर्मूला जो लगता है वो मैंने आपको स्पेशल बता रखा है। फॉर्मूला लगेगा 3n-7। तो देखिए 2 H के एटम है, 2 I के एटम है, तो 3 × 4 12 में से 7 जो चले जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 12 में से 7 गए तो 5 बच जाएंगे। तो हमारे पास वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि ट्रांजिशन स्टेट के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो होता है वह 3n-7 होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार नेट में पूछा जाता है या बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने जब नेट दी थी उस समय भी ये क्वेश्चन आया था और यही एग्जाम्पल आया था। I2 और H2 में जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होता है वो बताइए। ये आज के लिए हम यही रखेंगे, और क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो इसमें अपन कि किस प्रकार से अपन फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस प्रकार से IR में स्पेक्ट्रम मिलता है और IR स्पेक्ट्रम में क्या क्या होते हैं, जो लाइंस होती हैं, जो बैंड्स होते हैं, उनको बैंड्स को क्या क्या कहते हैं, और मॉलिक्यूल अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो क्या एनर्जी होती है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बिहेव करता है तो क्या एनर्जी होती है, फिर कंपाउंड्स की कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है किस फ्रीक्वेंसी रीजन का हमारे को एब्जॉर्बेंस देता है, कैसी हमारे को पीक देता है, मीडियम देता है, लाइट देता है, या फिर स्ट्रॉन्ग पीक देता है। इन पीक्स के बारे में अपन आइडेंटिफाई करेंगे और उन पीक्स के आधार पर अपन किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन में IR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा आइडिया जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, संरचना को डिटरमाइन करने में काम में लिया जा सकता है, भले ही वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, भले ही वो सिंपलर मॉलिक्यूल हो। तो इस प्रकार से अपन जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।